बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेक्चर प्रोग्राम का आज पहला सेशन है, तो आज पहले सेशन को शुरू करने से पहले मैं जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ़ लें और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद उस्मान साहब हमें तिलावत कलाम पाक से मुस्तफ़ीद कर रहे थे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब मोहम्मद खलील साहब से कि वो तशरीफ़ लें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राना अक़ीदत से हमें मुस्तफ़ीद करें। जनाब मोहम्मद खलील साहब। दुरूशी पाक मोहम्मद। ज़रा चलिए उनके दयार तक, ज़रा चलिए उनके दयार तक, वो सुकून मिलेगा तुम्हें वहाँ। चला चलिए उनके दयार तक, वो सुकून मिलेगा तुम्हें वहाँ। मैं कहूँ कि लौट के घर चलें, मैं कहूँ कि लौट के घर चलें, तो कहे कि खुदा की कसम नहीं मैं कहूँ कि लौट के घर चलें, मैं कहूँ खुदा की कसम नहीं, मैं फ़कीर कूए रसूल हूँ। जो गली से उनकी गुज़र गया, जो गली से उनकी गुज़र गया, तो नसीब उसका संवर गया। जो गली से उनकी गुज़र गया, तो नसीब उसका संवर गया। दर मुस्तफ़ा पे आ गया, जो दरे रसूल पे आ गया, उसे हश्र का कोई गम नहीं। मैं फ़कीर कूए रसूल हूँ, मैं किसी भी शाह से कम नहीं। मैं फ़कीर कूए रसूल हूँ। माशाल्लाह जी, ये मोहम्मद खलील साहब हमें नाते रसूल मकबूल से हमें मुस्तफ़ीद कर रहे थे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज इस साल का ये पहला सेशन है एजुकेशन के सिलसिले में, तो बहुत ही अफसोस से कि हमारे जो है ना सीखने वाला कोई नहीं है, सिखाने वाले फिर भी मौजूद हैं।
हमारी हमारी बॉडी का पहले दिन से मोटिव ये रहा है कि हमने इज्तमाही मफाद के लिए हमने काम करना है और अपने मेंबर्स की प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए हमने अपनी दिन रात लगा देनी है और इंशाल्लाह। लेकिन स्पीकर के लिए उन स्पीकर की ग़िज़ा ऑडियंस होते हैं। ऑडियंस हों तो वो बड़े अच्छे तरीके से मतलब है अपने तैयारी भी ठीक करके आता है, फिर अपने अच्छे तरीके से यानी चीज़ों को भी समझाता है। अगर एक जगह पे 10 लोग हों और दूसरी जगह पे 50 लोग हों, 50 लोगों ने अपने हिसाब से, हर बंदे ने अपने हिसाब से सवाल जवाब करने हैं। जो 10 लोग हैं तो वो 10 ने अपने हिसाब से वो करने हैं, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग 50 लोगों वाले सवाल करें या अपनी मतलब वो करें, तो ये भी फ़र्क होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आइंदा प्रोग्राम्स में हमारे जो बार के मेंबर्स हैं, साथी हैं, वो तशरीफ़ ले आएंगे, टाइम अपना निकालेंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आपने सीखना है, समझना है। कहीं पे सीनियर्स भी मौजूद होते हैं, कहीं पे कोई अगर तशना तलब बात है तो वो डिस्कशन से मतलब वो ठीक होनी है। कोर्ट्स में भी पेश होने का मतलब एक किस्म का एक्सपीरियंस मिलना है सबको। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमारे मेंबर्स जो है ना अपना टाइम निकाल के इसको वो करेंगे। तो अभी जनाब मोहतरम इमरान गाज़ी साहब हमारे स्पीकर हैं आज के सेशन के, तो उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और वो सेक्शन 121 और 122 ऑडिट, डिफेंडेंट इंफॉर्मेशन और नोटिसेस के बारे में अपनी जो है ना लेक्चर का आगाज़ करें। जनाब मोहम्मद इमरान गाज़ी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ एग्ज़ेक्टिव बॉडी मुल्तान टैक्स बार, जनाब मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब सदर, जनाब मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब नायब सदर साहब, जनाब मलिक खादम हुसैन मेतला साहब जनरल सेक्रेटरी और उस्मान सत्तार साहब जॉइंट सेक्रेटरी और बाकी जो मेम्बरान अबू बकर साहब के, इन्होंने मुझे मौका प्रोवाइड किया कि हमारी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमेशा से सीखने और सिखाने के अमल से हमने तरीक़ाकार रखा है। और मकसद होता है जी कि जो नए नौजवान वकला आ रहे हैं उनको हम जो उनके पेचीदगी हैं कानून की, उनको दो काम होते हैं हमारे बेसिकली। एक तो हमारा काम है इनकम टैक्स की रिटर्न की फ़ाइलिंग, दूसरा है इसके आगे नोटिस का जवाब। फ़ाइलिंग तो बहुत सारे हमारे उस्ताद जैसे हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके पास हमने काम सीखा है वो सिखा देते हैं, लेकिन जो नौजवान वकला हैं उनके पास मेरे शिकायत ज़रूर आती है जी कि अब हमने प्रैक्टिस शुरू की है, तो प्रैक्टिस शुरू करते हुए हमें नोटिस का जवाब कैसे देना है तो वो हमें नहीं आता, ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं है और कानून पे हमारी ग्रिप भी नहीं है कि हम प्रॉपर जो जिस तरह एक लीगल जवाब जाना चाहिए वो नहीं हम दे पाते। तो कोशिश करेंगे जी कि एक तो हमारे सिलसिला भी इंशाल्लाह पूरा साल चलाएँगे कि हर जुमेरात को लेक्चर हुआ करेगा और बाकी जहाँ के हाज़िरी कम है, हाज़िरी मेरे हिसाब से ज़्यादा है। मैं तो 4 से 5 दोस्त एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हाज़िरी है कि हम 12 से 13 दोस्त बैठे हैं। ये भी अच्छी हाज़िरी है। इस वक्त मुल्तान टैक्स बार का पहला लेक्चर है। जब हम सिलसिला शुरू करेंगे, एडवर्टाइजमेंट होगी, दोस्त सीखेंगे, ये मार्केटिंग हमारी आगे जाके अब मज़ीद दोस्तों को बताएँगे तो वो हो सकता है कि दूसरे शहरों से भी, किस तरह माजी में आया करते थे दोस्त, तो दूसरे शहरों से भी ट्रैवल करके भी आया करेंगे। लेकिन मकसद रह जी कि अगर आज का लेक्चर हमारा अच्छा डिलीवर होता है तो फिर तो सब आएंगे, लेकिन अगर आज जो दोस्त टाइम निकाल कर आए हैं और सिर्फ सीखने को भी कुछ नहीं मिलता तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश होगी कि आज का लेक्चर हम इंटरेक्टिव करें, किसी का जो सवाल है साथ साथ पूछें। सेक्शन 121 और 122 ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी आपके नोटिस हैं, उनके जवाब हैं, वो आपने इन्हीं दो सेक्शन के अंदर ही मेनली आपका चलता है सिस्टम। बेसिकली असेसमेंट होनी 121 में 122 में है और
जो हमारा अपील है, कमीशन अपील के फॉरम पर जब हम अपील करते हैं उसमें लिखा हुआ जी कि अगर असेसमेंट के फॉरम पर अगर आपका ऑर्डर हुआ है तो आपने 2500 फीस जमा करानी है। अदर देन असेसमेंट अगर आपका ऑर्डर हुआ है तो उसकी 1000 अपील जमा करानी है। अपील फ़ीस होगी वो 1000 होगी। तो हमारे दोस्तों को ये भी नहीं मालूम कि असेसमेंट के सेक्शन कौन से हैं, अदर देन असेसमेंट के सेक्शन कौन से हैं। 161 का जो नोटिस आता है वो बेसिक विद होल्डिंग टैक्सेस में अगर किसी ने कम जमा कराए हैं वो डिफ़ॉल्ट ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस है, वो असेसमेंट नहीं है। इसी तरह 170 की अगर आप अपील आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर होता है, अपील जमा करानी है तो वो भी असेसमेंट नहीं है 170 रिफ़ंड के लिए। 121 122 के अलावा अगर आप जाते हैं बाहर तो फिर असेसमेंट नहीं होती। जब असेसमेंट नहीं होगी तो उसकी अपील की फ़ीस 1000 रुपये होगी। हमारे जो दोस्त हैं वो 2500 ही फ़ीस जमा कराते हैं, जब कानून आपको 1000 रुपये फ़ीस कह रहा है। और 161 के ऑर्डर और 170 के ऑर्डर पे मैंने 1000 में, और प्लेंटी के ऑर्डर उसकी भी अपील की फ़ीस 1000 ही जमा होनी है। अब 121 122 इसलिए अहम है कि जब भी आपको महकमा बुलाएगा तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 121 में बुलाएगा या 122 में बुलाएगा। इसके बाद इससे बाहर जाकर बुलाने के तरीके तो 100 हैं, लेकिन टैक्स लगाने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 221 का ऑप्शन उनके पास बिल्कुल है कि जी अगर आपको किसी जगह पे मिस्टेक नज़र आती है तो आपको बता सकते हैं जी कि मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक का भी स्कोप बड़ा नैरो है। रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक पर बहुत सारी जजमेंट्स आ गई हैं कि आज भी एक सीनियर वकील से मेरी ट्रिब्यूनल में बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि 120 के अगेंस्ट अगर ऑर्डर, सबसे पहले जब हम रिटर्न जमा कराएंगे तो ऑर्डर कमिश्नर 120 में करेगा। मीन्स का डीम असेसमेंट हो गया है। ये फार्मूला आया था 2001 में, मुशर्रफ साहब लेके आए थे कि जब आप जो भी रिटर्न जमा कराएंगे हम एतबार करेंगे। FBR हम पे एतबार कर रहा है, टैक्स पेयर पर एतबार कर रहा है, उसके वकील पर एतबार कर रहा है कि जो भी हम रिटर्न जमा करा देंगे वो ऑटोमेटिकली डीम हो जाएगी कि कमिश्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी होगी तो उसके बाद फिर असेसमेंट ऑफ ऑर्डर 120 में वो करेगा। अब 221 में जस्टिस साहिर करीम साहब की जजमेंट थी कि अब इसको 120 के ऑर्डर को महकमा रेटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो 120 का ऑर्डर है इस पर जुडिशियस माइंड अप्लाई नहीं हुआ। मैंने जो रिटर्न जमा करा दी है उसी वक्त ही वो एक्सेप्ट हो गई है। मीन्स के उस पर कोई कमिश्नर का ऑर्डर डीमिंग तो अप्रूव है, लेकिन उस पर उसके जुडिशियस माइंड का अप्लाई करके उसका ऑर्डर नहीं है। तो माय लॉर्ड जस्टिस साहिर करीम साहब ने उसमें जजमेंट दी थी कि जी कि इस पर रेटिफिकेशन का जो प्रोविजन है कि ऑर्डर बाय द कमिश्नर, तो डीम ऑर्डर उस कंडीशन को पूरा नहीं करता जो 221 में लिखी हुई है कि डीम बाय का ऑर्डर होगा, इश्यू बाय द कमिश्नर होगा। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में महकमा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज कर दिया, उसको कहा कि अगर डीम ऑर्डर भी है तो रेटिफिकेशन हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो भी तसलसल ही है कमिश्नर के ऑर्डर का। तो 221 की जो बात है, लेकिन उसमें स्कोप बड़ा नैरो है। अब स्कोप की जो मैं बात कर रहा था कि अगर 221 में आपके पास अगर कोई नोटिस आता है कि रेटिफाई हम करना चाहते हैं आपकी डीम असेसमेंट को, तो डीम असेसमेंट में ये तो मुमकिन है जी कि आपने कहीं पर 2 लाख रुपये लिखा है सेल, आपने अपने साथ अकाउंट्स जो अटैच किए हैं उसमें 2.5 लाख लिखा हुआ था। अब महकमा कह सकता है जी कि आपने अपने अकाउंट्स में 2.5 लाख लिखा हुआ है, 2 लाख रुपये रिटर्न में लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, चार्ट अकाउंटेंट की वेरीफाइड आपसे हुए हैं, तो हम ये समझते हैं जी कि ऑडिटेड अकाउंट्स आपके वेरीफाइड हैं, लेकिन जो आपकी रिटर्न है उसमें मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि महकमा कहेगा जी कि आपने रेट आपने 1.25 अप्लाई करना था, 0.25 क्यों अप्लाई कर दिया। और अगर रिफ़ंड आपने कोई असेसमेंट आपके हुई ही नहीं है और रिफ़ंड आपने पिछले साल का क्लेम कर लिया, तो महकमा कहे नहीं जी आपका क्योंकि 170 में ऑर्डर नहीं है तो ये अभी मेच्योर नहीं है रिफ़ंड, तो इसलिए हम ये मिस्टेक समझते हैं। वो मिस्टेक नहीं है, वो प्री जुडिशल टू टेंडर्स ऑफ रेवेन्यू होगा और उस पर महकमा अगर ऑर्डर करेगा तो 122(5)(a) में जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन छोटी छोटी बातों पे हमने ख्याल करना है और इनके ऊपर ही हमने केस को आगे डेवलप करना है। अब 120 में समझ आ गई है कि जी कि हमने जब एक रिटर्न जमा कराई तो हमारा जो पार्ट 2 शुरू हो रहा है असेसमेंट का, वो 120 से शुरू हो रहा है। 120 में अगर हमारी रिटर्न हर लिहाज से कंप्लीट है तो उस वक्त डीम ऑर्डर हो जाएगा। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो कमिश्नर उसका विद इन प्रेस्क्राइब टाइम आपको नोटिस देगा और प्रेस्क्राइब टाइम में आपने उसका जवाब देना है। और अगर जवाब नहीं देंगे ना, आपका टैक्स अगर पूरा जमा नहीं है तो रिटर्न ऐसे ही समझी जाएगी जैसे जमा ही नहीं हुई
और आज की जो हमारा टॉपिक है 121 और 122। 121 में कहाँ शुरू होगा वो हम देख लेते हैं। एक 121 बेसिकली इसका मैं थीम समझा देता हूँ। दे हैव बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट उस वक्त होती है जब ऑफिसर के पास आपकी फराहम करदा मालूमात नहीं मौजूद, टैक्स पेयर ने जो खुद फराहम करनी थी उसको एक मौका दिया गया, ला के मुताबिक अपनी रिटर्न जमा कराई, उसने रिटर्न जमा नहीं कराई, तो उस सूरत में कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अब कमिश्नर के लफ्ज़ से ये मतलब नहीं है कि जी कि नीचे एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जिसे हम IRO कहते हैं उसके पास इख्तियार नहीं है। उसके पास डेलीगेटेड पावर का एक ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर्स के तहत कमिश्नर अपनी पावरें आगे तकसीम करता है कि एक बंदा इतने काम नहीं कर सकता, तो आगे उसने डेलीगेट कर दी हैं पावरें, और डेलीगेटेड पावर से भी जो ऑर्डर हो रहे हैं तो तसव्वुर किया जाएगा। सेक्शन 209 कहता है जी कि तसव्वुर यही होगा वो कमिश्नर ने किया है। अगर किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है, IRO ने पास किया है, तो वो डीम है कि कमिश्नर ने जारी किया। और जहाँ मैं लफ्ज़ बोलूँगा कमिश्नर, तो इसका मतलब उसकी पूरी हायरार्की है, क्योंकि लॉ में हर जगह पर लफ्ज़ कमिश्नर लिखा हुआ है, और आगे जाके एक जगह पर लिख दिया जी कि अगर डेलीगेटेड पावर इस्तेमाल की जा रही हैं तो वो कमिश्नर का ही ऑर्डर समझा जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है जी कि फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114, कि एक शख्स जब फेल हो जाएगा कि 114(3) में या 114(4) के जवाब देने में। 114(3) का मतलब है जी कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, परमानेंट पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है, रहा बिज़नेस क्लोज़ कर रहा है, रहा फौत हो गया है, तो कमिश्नर उसके लवाकिन से रहा उसके जो शख्स पाकिस्तान को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अभी उसका साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन उससे कह सकता है जी कि अभी ड्यूरिंग द ईयर आपने रिटर्न जमा करानी थी, तो आप ड्यूरिंग द ईयर जो रिटर्न बनती है वो जमा कराएं, फिर आप पाकिस्तान को छोड़ के जाएं। अगर कोई शख्स फौत हो गया तो उसके लवाकिन को भी कमिश्नर कह सकता है जी कि अब आप इसके लवाकिन हैं, तो इसके जो कारोबारी मामलात हैं इसका आप हिसाब करें और मुझे रिटर्न जमा कराएं, बेशक वो शख्स फौत भी क्यों ना हो गया हो। और 114(4) है कि एक शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और विद इन ड्यू टाइम रिटर्न जमा नहीं कराता, तो उसको भी कमिश्नर नोटिस देकर सब्सिक्वेंटली कि आपकी रिटर्न जमा नहीं हुई, अब आप अपना 114(4) का नोटिस आपको दे दिया गया है, तो अब आप अपनी रिटर्न जमा कराएं। अब टैक्स पेयर जो भी है, चाहे लवाकिन है चाहे टैक्स पेयर खुद है, अगर वो अपनी रिटर्न जमा नहीं कराते जिस नोटिस के अंदर जो टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है, तो अभी कमिश्नर को अख्तियार हासिल हो जाता है जी कि वो जो उसके पास बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके तहत उसका खुद से उसकी रिटर्न जमा करा दे, और वो रिटर्न जो होगी वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। आगे आ जाए सर। उसके बाद फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 117, कि अगर किसी शख्स ने कारोबार बंद कर दिया तो उसको भी नोटिस दिया जाएगा। अगर नोटिस का वो जवाब नहीं देगा तो कमिश्नर के पास बजाय के रिमाइंडर भेजता रहे और एक इन्फिनिट सिलसिला चल जाएगा जी कि कमिश्नर पीछे पीछे हो, टैक्स पेयर आगे आगे हो। कमिश्नर को भी उन्होंने इख्तियार दे दिया जी कि अगर टैक्स पेयर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो फिर भी उसको नोटिस दे 121 के अंदर उसकी असेसमेंट कर दी जाएगी। नहीं, इसमें जिक्र नहीं है, एक नोटिस देकर भी किया जा सकता है, एक नोटिस देना लाजमी है। इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बिन हार्ड वाले जो सर्कुलर हैं में भी अब रिटर्न फाइल करने का तो आपको मौका दिया गया है, तो रिटर्न फाइल करने का वो अलहदा है 114। अब जब हम 121 में आएंगे तो उसमें 3 नोटिस 15 दिन के क्लियर देना ज़रूरी है। 121 में वो देगा, 114 में नंबर ऑफ उसकी ऐसा वैसे ही लॉ में 30 दिन का टाइम दिया गया है, और शख्स वैसे ही डिफ़ॉल्ट कर गया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का, तो उसे चाहिए था कि वो विद इन टाइम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता। हाँ, सवाल आता है 218 का। सेक्शन 218 के 4 पॉइंट है, उसमें 218 कहता है सर्विस ऑफ नोटिस। अब उसमें सिविल प्रोसीजर का नोटिस भी है, बाई पोस्ट भी है, उसके लास्ट नॉन एड्रेस पे भी नोटिस जाना है, और आखिर में डी में 2 जगह लिखा हुआ है कि कंपनी है, IOP है, इंडिविजुअल है। तो 218(1) और 218(2) के दोनों के सब सेक्शन डी है, सब क्लास डी है, उसमें लिखा हुआ है जी कि उसको ऑनलाइन नोटिस भी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन नोटिस के जो रूल हैं वो प्रेस्क्राइब रूल
लॉ में तो सेक्शन में तो लिखे हुए कि प्रेस्क्राइब मैनर से किया जाएगा। जो प्रेस्क्राइब मैनर है वो सेक्शन 7 रूल 74 सब रूल 3 में दिए गए हैं। उसमें कहा हुआ जी कि उसके ईमेल पर, फैसुल मेल नंबर पर, या किसी भी ऐसी जगह पर जो टैक्स पेयर ने प्रोवाइड किया हुआ है, नोटिफाई करवाया हुआ है 2014 से पहले के एनटीएन जिनके अभी तक 181 के फॉर्म अपडेट नहीं हुए, उसमें टैक्स पेयर ने अभी तक ना ईमेल है ना मोबाइल नंबर है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है एफबीआर के लिए कि वो उन लोगों के भी बैंक अटैच कर रहा है जिनके अभी इनके पास मौजूद ही नहीं है। इससे पहले 2021 में अमेंडमेंट आई थी कि जो शख्स नोटिफाई करवाएगा 2021 से पहले कि टैक्स पेयर अपना नोटिफाई करवाएगा कि जी कि मेरे एड्रेस पर, ये ईमेल पर मुझे ईमेल कर दिया करें, मुझे बाई पोस्ट ना भेजा करें, तो उस शख्स को ऑनलाइन सर्विस कंसिडर होगी। फिर 2021 में एसआरओ आया, उसमें रूल में अमेंडमेंट हो गई, रूल 74 सब रूल 1 में, कि जिसने हमें नोटिफाई नहीं किया लेकिन हमें बताया हुआ है, जैसे जब हम 181 का फॉर्म जमा कराते हैं, किसी ऐसे शख्स का एंट्री लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल और मोबाइल नंबर पर कोड के बहाने एफबीआर हमसे ईमेल भी ले रहा है, मोबाइल नंबर भी ले रहा है। तो जब वो नोट हो गया तो फिर एफबीआर को अथॉरिटी है कि वो उस पर ईमेल पर सर्विस कराएगा। लेकिन साथ आगे कंडीशन लिखी हुई है कि उसकी ड्यू एक्नॉलेजमेंट भी एफबीआर के पास आनी चाहिए। अब ईमेल 2 तरह के होते हैं, एक है आई मैप, एक है पॉप3। आई मैप पर ऑप्शन नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट ड्यू आपको वापस आए। जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं, हम अपने क्लाइंट का ईमेल बनाते हैं तो हम फ्री सर्विस इस्तेमाल करते हैं। और जो पुराने दोस्त एससीसीपी का काम करने वाले हैं, उनको पता है कि जब निफ्ट की सर्विस आई थी एससीसीपी में, तो उस वक्त उन्होंने पॉप3 की कंडीशन लगाई थी कि जो भी डायरेक्टर हमारे पास अपना लॉगिन करने आएगा तो वो पॉप3 ईमेल लेके आएगा, और उसी पॉप3 के ऊपर हमें एससीसीपी का डिजिटल सर्टिफिकेट इशू हुआ करता था, जिसको डिजिटल सर्टिफिकेट को अटैच करने के बाद फिर हम एससीसीपी में अपने फॉर्म जमा कराते थे। तो बेसिकली यहाँ पे भी कंसेप्ट वही था कि हर शख्स को पॉप3 ईमेल होगा, उसका डिजिटल सर्टिफिकेट अटैच होगा, उसके जरिए उसकी रिटर्न जमा होगी और उसके एक्नॉलेजमेंट ड्यू आएगी। लेकिन उस तरफ एफबीआर इस लेवल पे नहीं जा रहा। अभी तक उन्होंने जो फ्री के ईमेल है, जैसे जीमेल, हॉटमेल सर्विस है, आपकी राहू सर्विस है, तो उसको भी वो कंसिडर कर रहा है। लेकिन कंसिडर करने का ये नुकसान हो रहा है कि जी कि उसके एक्नॉलेजमेंट ड्यू कि जी एफबीआर ने अगर मुझे मेरे ईमेल में नोटिस भेज दिया है तो एफबीआर के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसको पता हो जाए कि ईमेल सर्विस हो गई है। और जीमेल वालों के जिनके हमने बनाए थे आज से 5 साल पहले, वो 2 साल बाद अगर हम इस्तेमाल ना करें ईमेल तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो रहे हैं। नोटिस भी आ जाता है जी कि अब हम खोलते हैं, हमें कोई पता लगता है जी कि ईमेल रिकवरी करना है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, टैक्स पेयर आता है जी कि ईमेल पर रिकवरी कराएं। जब हम उसे ओपन करते हैं पता लगता है जी कि वो साल पहले एक्सपायर हो गया था और डिलीट हो गया है, फिर हमें नए सिरे से उस ईमेल को बनाना पड़ता है। तो अभी ट्रिब्यूनल से मेरा एक ऑर्डर भी हुआ है, खुर्रम शहबाज भट्ट साहब ने बड़ा डिटेल ऑर्डर कर दिया है कि इवन के कमीशन अपील का भी फॉरम मौजूद है। जब वो एक्सपार्टरी ऑर्डर करेगा तो उससे पहले ऑनलाइन के अलावा भी सर्विस कराएगा। तो इसी तरह अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी थी टैक्स पेयर ने और जमा नहीं कराई, तो उस सूरत में भी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ज़रिए कमिश्नर खुद भी जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी उसको बना सकता है। और फिर 121D ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 2010 से पहले सेक्शन नहीं था, ये सब सेक्शन 2010 में आया है। और इसका मकसद ये था जी कि अगर कोई शख्स ऑडिट में रिकॉर्ड जमा नहीं कराता, बल्कि सॉरी ये पहले से मौजूद था, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है ऑडिट का वो सेक्शन है 177 सब सेक्शन 10, उसकी जो 10 को डाला गया था वो 2010 में डाला गया था। 121D शुरू से मौजूद था और 121D में था कि जी कि जो शख्स ऑडिट में रिकॉर्ड जमा नहीं कराएगा तो उस सूरत में उसको फिर 121D में ऑडिट का ऑर्डर भी कमिश्नर कर सकता है। अब इसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। एक लिखा हुआ है इसमें प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 177 और एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाई अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स अंडर सेक्शन 177 अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर सेक्शन 174 और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट
और इसी तरह जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है 177, क्योंकि ऑडिट के साथ रिलेट करता है, तो ऑडिट का सेक्शन हम जब देखेंगे वो है 177 सब सेक्शन 10। जब तक 177 सब सेक्शन 10 नहीं आया था, उस वक्त जब 121 की असेसमेंट होती थी तो 120 के साथ 121 की असेसमेंट 2 ऑर्डर खड़े हो जाते थे। अब 100 इसमें 177 10 का मतलब देने का मकसद ये था 2010 में कि अगर हम 121 में ऑर्डर करेंगे तो 120 का ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, फिर 121 का ऑर्डर होगा वो ही उसके पास लॉ ऑफ मर्जर के तहत 120 में मर्ज हो जाएगा। अदरवाइज़ 2010 से पहले का कोई केस अगर आपके पास हो और 121 का ऑर्डर हो तो वो कोर्ट्स ने उसको वैसे इलीगल करार दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एनी का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब एनी की डेफिनेशन है कि अगर आपने जाके एक पेपर भी दे दिया तो एनी की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर कमिश्नर उसमें आपको 177 से 10 से बाहर निकाल कर फिर ऑडिट रिपोर्ट 177 सब सेक्शन 6 में ले जाएगा। वो आपका एक पेज भी है तो कंसिडर करेगा। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट दे दी है, आपने अपनी रिटर्न भी कॉपी दे दी है, वो समझेगा रिकॉर्ड पार्सल रिकॉर्ड आ गया है। फिर वो उसके पास ऑप्शन मौजूद है, वो आपको निकाल कर एनी में रख कर आपको वो 122 में ले जाएगा। फिर बिल्कुल नहीं कराता जी। जी ऐसे ही करेगा। अच्छा, उसमें 2 बातें हैं जो ATIR की हद तक तो लैंग्वेज देखी जाती है कि ऑर्डर की लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर कोड लग जाता है 122 का, लैंग्वेज में 121 का ही लिखा होता है। तो ATIR कंप्यूटर कोड को जो ऊपर 122 का लिखा होता नहीं, वो कहता है कि ये मिस्टेक है, बॉडी की जो ऑर्डर की लैंग्वेज इसको देखें। ऑर्डर 100 अब लैंग्वेज देखी जाएगी कि लैंग्वेज क्या है। अगर इससे पहले उसने ऑडिट रिपोर्ट भी जारी कर दी है, फिर उसके बाद उसने 122 का शौकाज भी किया है कि जी आपका रिकॉर्ड नहीं भी आया तो मैं अब आपको 122 में ही करूँगा। फिर उसके बाद उसने 122 का ऑर्डर भी कर दिया है और इसमें कहीं नहीं लिखा जी कि मैं बेस्ट जजमेंट की तरफ जा रहा हूँ, और फिर 122(5) की जो प्रोविजन है उसी को ही वो अप्लाई करता है, तो वो बिल्कुल गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ गई है कि जब आपको एक तरीक़ेकार वजह कर दिया गया है कि आपने 177 सब सेक्शन 10 के तहत जाना है और उसके तहत जाकर फिर आपने 121 में रहना है। उसकी वजह रही है कि 121 की जो लिमिटेशन थी वो अब जाके चेंज हुई है। इससे पहले जो 121 की लिमिटेशन थी वो 5 साल हुआ करती थी टैक्स रिलेट से, कि जिस साल का आपका टैक्स रिलेट करता है उससे 5 साल। जब हम जाते हैं 122 में, उसकी लिमिटेशन कहता है जिस साल आपने रिटर्न जमा कराई है उसका 5 साल, फिर उसको 6 साल कर दिया गया। वो 6 साल प्रैक्टिकली 6 साल बनती थी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड। यहाँ पे भी दोस्तों को मैं जब 122 में जाऊँगा, टेक्निकल बात है, दोस्त समझते हैं जी कि अब 2020 का साल और 19 का साल टाइम बार हो गया तो मेरा केस भी टाइम बार हो गया। टाइम बार उस सूरत में होगा जब आपने विद इन ड्यू टाइम रिटर्न जमा कराई थी तो फिर टाइम बार होगा। अगर रिटर्न आपने 2 साल पहले जमा कराई है तो उसको 5 साल अभी हैं, लेकिन महकमा तकलीफ़ नहीं करता चेक करने के लिए कि रिटर्नें किसकी लेट जमा हुई हैं और उसका भी लिमिटेशन कब तक चलनी है। तो उन केसों को भी हम रिकन्सिडर करते हैं कि क्लोज हो गए हैं। वो 122 में हम आएंगे, उसकी लिमिटेशन देखेंगे। फिर वो 122 की लिमिटेशन हम देखेंगे, वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। बात रहा करनी थी कि 122 की लिमिटेशन में और 121 की लिमिटेशन में डिफरेंस था, लॉ में लैंग्वेज का डिफरेंस था, जिसकी वजह से अगर मिसाल देता हूँ, ये जो 121(3) बेसिकली है लिमिटेशन का, इसमें जो अमेंडमेंट आई है 6 ईयर वाली वो आई है 2022 में। पहले यहाँ पर लिखा 2022 से पहले लिखा हुआ था 5 साल। अब 5 साल का मतलब था कि जी के जिस साल से वो रिलेट करती हैं, मिसाल देता हूँ मैं, 2016 का साल है, अब साल है 16 को हम कहेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल 21 में आगे टाइम बार हो गया। रिटर्न जब मर्जी जमा हुई हो, ठीक हो गया, वो रिलेट इसे
ने जो लफ्ज़ लिखा हुआ रिलेट का कि जो टैक्स ईयर उससे हमने 5 साल गिनने हैं। अच्छा, इस एक बंदे ने 16 की रिटर्न विद इन टाइम जमा करा दी। अब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसका रिटर्न जमा कराई 16 की, उसने 30 सितंबर 2016 को। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हुआ उसका 30 जून 2017 को। 30 जून 2017 से 5 साल लेंगे तो वो बनता था 18, 19, 20, 21, 22। उस्मान भाई अब्बू का फ़ोन है। अच्छा, वो 22 में जाके होती थी। अब पर्पसफुली लोग रिकॉर्ड जमा नहीं कराते थे। मेरा अपना एक ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का जिसमें लिखा हुआ है, मैंने कहा कि एडमिटली मैंने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। अब क्योंकि 121 की लिमिटेशन 21 में टाइम बार हो गई थी, तो इसने ऑफिसर ने 122 में चला गया। वो उसने टाइम बार हो गया 121। जब टाइम बार हो गया 121 तो फिर मेरे पास 122 में तो 1 साल मजीद मौजूद है। तो फिर वो ऑफिसर 122 में फिर जाया करते थे। जो उस्मान साहब का सवाल है वो उस सूरत में था कि मेरे पास 1 साल मिल जाए। दानिस्ता लेके जाते थे। अच्छा, लोगों को, हमारे ऑफिसरों को काम भी नहीं आता, किसी को पता भी नहीं कि 121 में 122 का फ़र्क क्या है। सीखने सिखाने वाला अमल FBR में नहीं है, हमारे बारूम में ही, रब किलो में तो है, FBR में नहीं है। मौजूद के साथ हमारे खलील साहब भी FBR से आए हैं, लेकिन अफसरों को भी कहना कि 121 122 की लिमिटेशन, उस पर हमें फ़र्क बता दें, नहीं बता सकते। बस उनको ये पता क्या ऑर्डर करना है और टैक्स लगाना है सर। और इसी वजह से ऑडिट एक्सपर्ट का भी उन्होंने लिए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA को हायर कर रहे हैं कि हमारा जो काम ऑफिसर नहीं कर पा रहे इनएफिशिएंसी की वजह से। और 90% हमारा जो रिमांड बैक का अदालतों से फैसले टैक्स पेयर की फेवर में होने की वजह भी रही है कि ऑर्डर में कहीं ना कहीं इनहेरिटेड मिस्टेक होती है, और यही मिस्टेक्स हमने निकालनी होती है। बीइंग ए लायर हमारा यही काम होता है। ये भी किसी लायर ने ही फ़र्क निकाला था कि 121 की लिमिटेशन 1 साल पहले ख़त्म हो गई है, 122 की लिमिटेशन 1 साल बाद ख़त्म होनी है। अब आपने मुझे 121 का नोटिस दिया है तो वो टाइम बार हो गया। ऑफिसर नहीं मानते थे, अदालतों से अल्हम्दुलिल्लाह फिर हुआ है, और कई फैसले इस पर मेरे फैसले भी कई आए हैं कि जी टाइम बार है, और अदालत ने कहा जी बिल्कुल टाइम बार है। और इसको हमें एंडोर्समेंट इस तरह मिली कि इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं आई। FBR ने लॉ चेंज किया फिर 2022 में 5 साल को 6 साल करके 122 के इक्वल लिमिटेशन को कर दिया। सेक्शन दोनों एक है, दोनों का काम एक है, लेकिन एक की 1 साल कम थी, एक की 1 साल ज़्यादा लिमिटेशन दी। और 2001 से लेकर अब तक 2022 तक ये इशू लॉ के अंदर एक प्रॉब्लम रही है, और ये हम बीइंग ए वकील हमारा काम है कि इस प्रॉब्लम्स को हमने अदालतों में अपने फेवर में हल कराना है। सर रिप्लाई में ऐसी चीज़ तो रिप्लाई में पॉइंट आउट हम कर सकते हैं जी कि आपकी लिमिटेशन नहीं है, और अगर वो नहीं भी मानता तो अदालतें बैठी हैं, फोरम कमीशन अपील का भी फोरम मौजूद है, आपको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा जी, अगर इसमें जो सब सेक्शन 1A है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब 2024 में आया है, और इससे पहले 177 में भी बेंचमार्क एक सेक्टर के जो होते हैं रेशोज उसका भी है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जी कि जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने लगता था ऑफिसर, तो उसके पास कोई नहीं पता कि क्या परसेंटेज उसने आपकी सेल लेनी है, परचेज लेनी है। सबसे पहले तो उसके पास इंपॉर्टेंट जो इसमें 121 का जो ऑर्डर आए हैं अब तक अदालतों से, वो आया है कि कमिश्नर में बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और मटेरियल, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और मटेरियल अफसर के पास होना ज़रूरी है, कमिश्नर के पास होना ज़रूरी है जब वो 121 करेगा। पुराने लॉ में जो 1979 में काम कर चुके हैं उनको पता है कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जब आती है जब इंस्पेक्टर मौका महल देखेगा, मायना करेगा, आपके स्टॉक देखेगा, आपकी डेली की सेल निकालेगा, फिर उसको पूरे साल पर अप्लाई कर कर आपकी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को पहले पार्ट ऑफ फाइल बनाएगा, और उसके बाद फिर आपको नोटिस करेगा। इधर क्या होता है कि जो ऑफिसर के पास वो पिछला साल देखेगा, पिछले साल के मुताबिक उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा। सेल अगर पिछले साल आपने दिखाई थी 80 लाख, इस साल वो करेगा 8 करोड़ रुपए, उसके ऊपर वही पिछला साल का जो खर्चे दिखाए थे वही रखेगा, और 7 करोड़ 20 लाख रुपए इनकम बना के कहेगा जी कि इस पर टैक्स जमा करा दो। और एजम्पशन और प्रिजम्पशन 121 में नहीं हो सकती, ना 122 में प्रिजम्पशन होगी ना 121 में होगी। 122 में थोड़ा सा स्कोप ये है कि ऑडिट के अलावा अगर उसके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी तो प्रिजम्पशन नहीं होती। फिर
122(5) में प्रिजम्पशन होती है, 122 में तो प्रिजम्पशन है ही नहीं, लेकिन 121 में और 122(5) है। हम उन दोनों को देखेंगे तो 121 में जब वो प्रिजम्पशन पे जाएगा वो नहीं बताएगा ऑफिसर के उसके पास क्या अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी। नॉर्मली जब टाइम बार होने लगता है साल, तो उस वक्त वो 5 दिन पहले आपको शोकाज करेगा कि जी कि मेरे पास ऑडिट का केस खुला था, अब मैं क्या करूं, रिकॉर्ड तो आया नहीं है। फिर आपको वो शोकाज करेगा 5 दिन पहले, 30 जून को वो ऑर्डर कर देगा। एक केस में तो 30 जून को ही शोकाज हुआ है, 30 जून को ऑर्डर हुआ है। तो कोर्ट ने पूछा है कि जी सवाल किया बाकायदा महकमे के ऑफिसर से, ये बताएं कि शोकाज पहले हुआ था, ऑर्डर पहले हुआ था। जब एक दिन में आप कह रहे हैं जी कि एक ही टाइम पे शोकाज भी कर रहे हैं और ऑर्डर भी कर रहे हैं, क्योंकि शोकाज कंप्यूटर में करना ज़रूरी है। शोकाज नहीं होगा तो ऑर्डर भी नहीं होगा। उसके पास टैब आएगी शोकाज की कंप्यूटर में तो उसका ऑर्डर करेगा। बगैर शोकाज के ऑर्डर जो FBR का सॉफ्टवेयर IRS है वो उसको अलाउ नहीं करता, तो इसलिए उनकी मजबूरी कि उन्होंने शोकाज किया है। अब जज साहब का सवाल भी वैलिड है कि पहले शोकाज किया है बाद में किया है, कि ऑर्डर करके आपने नोटिस किया होगा। बाद दफ़ा हेयरिंग नोटिस देना लाजमी होता है। शोकाज पुराना है आपसे 4 महीने पहले का, हेयरिंग नोटिस उन्होंने दिया है सेम डे 30 जून को देना जरूरी है कि हेयरिंग नोटिस देगा तो ऑर्डर करेगा। तो बाद दफ़ा फिर जज साहब पूछते हैं कि हेयरिंग नोटिस पहले दिया था बाद में दिया था। तो इसमें जब सब सेक्शन 2 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी वो ऑर्डर पास करेगा आपको उसने टैक्सेबल इनकम बतानी है और दी अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू कि आपकी इतनी टैक्सेबल इनकम मेरे हिसाब से बनती है जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और मटेरियल कमिश्नर के पास मौजूद है। टैक्स ड्यू इतना बनता है और उसके बाद अगर कोई टैक्स पे किया हुआ है आपने ड्यूरिंग द ईयर उसका इफेक्ट देना भी उसके लिए लाजमी है। और इफेक्ट नहीं देता मीन्स कि अगर आपकी विद होल्डिंग हुई है तो उसके पास मौजूद है उसका रिकॉर्ड, तो फिर भी आपका केस इस बात पर भी रिमांड बैक हो सकता है कि जी कि इसने मुझे मेरा जो इफेक्ट देना था विद होल्डिंग का टैक्स कटा हुआ है तो इसने मुझे नहीं दिया। और फिर इसके बाद एक नेचुरल लॉ है जी कि जब भी ऑर्डर होगा तो आपको टाइम प्लेस और मैनर कि अपील आप इसके खिलाफ कैसे कर सकते हैं वो बताना भी उसके लिए ज़रूरी है। और फिर इसमें जो सबसे अहम है वो हमारी एक सब सेक्शन 3 की प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114 इज इश्यूड कि कमिश्नर ने किसी शख्स को नोटिस कर दिया जी आपने रिटर्न जमा कराए इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स इन परसुएंस ऑफ प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 114 एंड असेसमेंट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल ओनली बी इश्यूड विद इन 2 years फ्राम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच सच नोटिस इज इश्यूड। ये 2018 में प्रोवाइजो आई थी और इसका मतलब है जी कि अगर 114 के सेक्शन के अगेंस्ट 121 करना चाह रहा है तो फिर उसने उसके बाद 5 साल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं है, उसने बेस्ट जजमेंट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फिर उसके बाद 2 साल है। अगर 114 का नोटिस उसने आज दिया है तो इट मीन्स के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो रहा है उस टैक्स ईयर का 30 जून 2027, तो 30 जून 29 तक उसने 114 के अगेंस्ट अपना बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास करना है। अगर वो नहीं करता उसके बाद फिर 114 का नोटिस का बेस्ट जजमेंट करने का अख्तियार ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपने रिटर्न जमा कराई हुई है, आपका ऑडिट में केस है और आपने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, एनी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, कोई एक पेपर भी नहीं दिया, फिर उसके बाद जो 6 साल की लिमिटेशन है जो फाइनेंशियल ईयर से चल रही है फिर उसके पास वो भी अख्तियार हासिल है। फिर हम आते हैं सेक्शन 122 पर। 121 का कोई और सवाल हो तो पूछ लें। एक 121 में करेगा क्योंकि सब सेक्शन 177 सब सेक्शन 10 उसको पाबंद करता है कि अब वो 121 में जाएगा। 121 1D कहते हैं हम इसको। 121 1D में जाकर बेस्ट जजमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मटेरियल। 122 कर देगा वो इलीगल है, कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को नेस्ले पाकिस्तान में और फिर एक और फैसला था नहीं अल्लादीन के नाम से कोई फैसला आया था, उसमें इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है। जो था नेस्ले पाकिस्तान का केस फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको नंबर लगा, वो अल्लादीन के नाम से लगा था। उस केस में वो भी समझे उसी सीक्वेंस में था, तो उसी सीक्वेंस में
पहले यही ऑर्डर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इसको पहले सिंगल रिट पिटीशन में चैलेंज हुआ, टैक्स पेयर की फेवर में हुआ, इसी बात पे जो आप जनाब फरमा रहे हैं, उस्मान हादी साहब फरमा रहे हैं। उसके बाद यही ऑर्डर गया फिर ICA में, वो भी टैक्स पेयर की फेवर में हुआ। फिर महकमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो भी टैक्स पेयर की फेवर में ऑलरेडी लॉ बन चुका है, इस पर रूलिंग हो चुकी है और इस पर जजमेंट चाहिए हो तो मैं आपको ट्रिब्यूनल की जजमेंट मेरे पास मौजूद हैं, मैं आज शेयर कर दूंगा, नरेशन के साथ कर दूंगा, आपको अलहदा भी भेज दूंगा। इसमें बड़ा क्लियर है, इसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं देखना, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो फिर लॉस ऑफ रेवेन्यू की ख़त्म हो जाती है बातें, फिर आर्टिकल 189 प्रिवेल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का और वो बाइंडिंग है नीचे सब पर। कोई अगर ऑफिसर रिमांड बैक कर रहा है, ट्रिब्यूनल रिमांड बैक कर रहा है तो उसको भी आप हाई कोर्ट में इस बात पर भी चैलेंज कर सकते हैं। टैक्स रेफरेंस हाई कोर्ट में एज ए रिमांड बैक केस में नहीं जाया करते, लेकिन जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर फाइंडिंग मौजूद हो तो फिर आप उसको डायरेक्ट तो रेटिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर हाई कोर्ट ले जाएंगे जी कि इस पर तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, आपने रिमांड बैक कैसे कर दिया। हमारे महकमे ट्रिब्यूनल के जो अकाउंटेंट मेंबर हैं ख़ास तौर पर वो ऐसे केसों को रिमांड बैक करते हैं जी कि एक दफ़ा चलो अफसर से गलती हो गई है तो अब आपको 122 में कर देगा वो, अब जाके आप किताबें दें तो आपको 122 में ले आएगा। अब इसमें भी बड़े मसले आ रहे हैं कि 121 का 100 काज आपको हो गया है और अब जाके आपने किताबें दे दी हैं, अब क्या करेगा ऑफिसर। अभी इस पर कानून खामोश है। कुछ दोस्त कहते हैं जी कि इसके बाद वो 121 को रोल बैक करेगा, 177 सब सेक्शन 6 में जाकर ऑडिट रिपोर्ट जारी करेगा, फिर वो आपको 122 करेगा, फिर ऑर्डर करेगा। लेकिन कुछ की व्यू रही है जी कि 121 में जब तक आपने रिकॉर्ड नहीं दिया था तो 121 में अब वो आ गया है क्योंकि रिन्वोक हो गया है, अब अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को बेस बनाकर फिर वो 121 में भी 1D में ऑर्डर कर सकता है। उस पर आते हैं जी, वो क्लियर है कि उस पर जजमेंट आ गई हैं, मेरी जजमेंट मौजूद है, ट्रिब्यूनल से मैंने कई ऑर्डर कराए हैं कि ऐसा ऑर्डर जो इसमें 121 में उसके पास 114 के नोटिस के अगेंस्ट 2 साल में ऑर्डर करना है, नहीं करेगा तो इलीगल हो जाएगा अगर ऐसा ऑर्डर बाद में करेगा। और 122(9) में उसके पास आप 365 दिन है, 365 दिन में अगर वो नहीं करेगा तो उसके बाद अगर करेगा तो वो भी इलीगल हो जाएगा। इसमें सुपर एशिया और बहुत सारे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जी कि ये मैंडेटरी है, इसका ऑब्जेक्टरी नहीं है, ये जो लिमिटेशन लॉ में प्रोवाइड की गई है ये मैंडेटरी है ऑफिसर के लिए। महकमे का ख्याल है जी कि ये डायरेक्टरी है, हमारी डायरेक्शन दी गई है कि इसमें आप कोशिश करें करने की, अगर नहीं भी हुआ तो हमारा ऑर्डर वैलिड है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में, अभी वाक वाला फैसला भी WAK वाला हुआ है, उसमें भी सुपर एशिया में भी, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में ऐसे ऑर्डर भी आए जिसमें वो अब कॉस्ट लगा रहे हैं महकमे को कि आप ऐसे ऑर्डरों को हमें अपील में क्यों लेके आ रहे हैं, हाई कोर्ट क्यों लेके आ रहे हैं, इनको आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों फिर इसके बाद CPLA फाइल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जब हमारे। और इस पर फुल बेंच का फैसला, लार्जर बेंच का फैसला आ गया, फुल का मुझे नहीं पता, लार्जर बेंच का वाक वाला जो फैसला है वो लार्जर बेंच का फैसला है क्योंकि डिपार्टमेंट ने रिव्यू फाइल किया था, रिव्यू में भी रिव्यू रिजेक्ट हो गया। अब लार्जर बेंच का फैसला भी हो तो फिर उसको भी वो महकमा दोबारा कर रहा है तो अब कॉस्ट लगनी शुरू हो गई है। इसलिए इस पर मैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले मौजूद है, मुझसे ले ले, उसमें कॉस्ट लगाई है। 365 दिन उसे अरे हम इस पर देखेंगे, इसका लॉ पे प्रोवाइडेड नहीं है, ये जनरल क्लासेस एक्ट में हम जाएंगे, वो कहता है 1 दिन बाद शुरू होगा, 1 दिन बाद। हाँ, लिमिटेशन जो शुरू होती है ना हमेशा वो 1 दिन बाद शुरू होती है। सेक्टोरल बेंचमार्क अभी तक नहीं किए, सिर्फ एक इशू किए थे जो मेरे रिकॉर्ड नॉलेज में है, वो थे 2003 में फैसलाबाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कॉटन इंजीनियर को और ऑयल मिलों पर किए थे। तो उसको अब 2003 का अभी भी महकमा जब लेके आता है जी कि हम इस सेक्टोरल बेंचमार्क को अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं फिर ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट में हमारा भी मौक़िफ़ होता है
कि सारे जो रिसर्च होती है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। क्लाइमेट चेंज हो गया है, ऑयल मतलब कि क्लाइमेट चेंज होने से हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। अब हमारी वो कॉटन की पोजीशन नहीं है जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, ये जो अब तो हमें नुकसान हो रहा है। तो इस बेंच मार्क पर टैक्सेशन लगाना और जिसकी प्रोडक्शन हमें कम हो रही है, जिसका आउटपुट कम है, तो वो भी जाती है। अब हम आते हैं 122 पे। अच्छा, 122 जो बेसिकली थीम है वो रही है कि सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन द कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर ट्रीटेड एज इशूड अंडर अंडर सेक्शन 120 और इशूड अंडर सेक्शन 121 और बाई मेकिंग सच अल्टरनेशन और एडिशन एज कमिश्नर कंसिडर नेसेसरी। कि कमिश्नर के पास अख्तियार हासिल है कि 120 का ऑर्डर है, 121 का ऑर्डर, अगर उसने पहले बेस्ट जजमेंट कर दी है और बाद में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उस वक्त भी ऑडिट में केस सिलेक्ट हो जाता है, तो उस वक्त भी उसको 122 की अमेंडमेंट कर उसको टैक्स लगाया जा सकता है। और उसके बाद सब सेक्शन 2 है, इसमें लिखा हुआ नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी अमेंडेड बाय द कमिश्नर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्राम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज़ इशूड और ट्रेटेड टू हैव बीन इशूड द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर। अब सब सेक्शन 2 है, रेवी इसकी लिमिटेशन की बात कर रहा है और लिमिटेशन में कह रहा है जी कि ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं होगा जो सब सेक्शन 1 में जो एक्सपायरी हो कि पहली दफ़ा जो ऑर्डर होगा 122(1) का मतलब है कि पहली दफ़ा अमेंडमेंट हो रही है। तो पहली दफ़ा अमेंडमेंट जो हो रही है तो वो नहीं ये अपना अमेंड होगा आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज़ इशूड और हैव इशूड और टू हैव इशूड द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर के जिस साल में उसने उसको डीम असेसमेंट ऑर्डर जारी किया है उसके 5 साल के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 5 साल में ही 122(1) का ऑर्डर करेगा, बाद में नहीं करेगा। फिर 122(3) है, जब वो टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लेगा तो फिर 122(3) का ऑर्डर करेगा। और फिर 122(4) में लिखा हुआ है वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज द ओरिजिनल असेसमेंट हैज़ बीन अमेंडेड अंडर सब सेक्शन 1, 3 और 5A the commissioner may further amend as may many times as may be necessary the original assessment within the letter of। अब इधर हम बीइंग ए लॉयर थोड़ा सा ना लॉ के लिए कोर्ट्स के लिए भी कन्फ्यूज़न आ गई है। अब 120(1) में ऑर्डर अमेंड हो गया है, 120(3) में अमेंड हो गया है, 122(5) में अमेंड हो गया है। अब एक ऑर्डर अमेंड हो गया है, दोबारा अमेंड करना है। अब दोबारा अमेंड करने के लिए वो कौन सी रिटर्न उठाएगा? नहीं उठाएगा और ओरिजिनल असेसमेंट उठाएगा। अब राम पे लिखा हुआ ओरिजिनल असेसमेंट, जब मेरी ओरिजिनल असेसमेंट तो नील थी। एक मतलब तो ले लिया जाता है जी कि जो बाद में मर्ज हो गई है रिटर्न मेरी ओरिजिनल असेसमेंट के साथ मर्ज हो गई है, मैंने सब्सिक्वेंट जो रिटर्न जमा कराई है 120 और अब मैंने खुद जमा करा दी 122(3) में, रहा ऑफिस कमिश्नर ने 122(1) में 3 में 5A में अमेंड कर दी है। तो उस सूरत में इधर कन्फ्यूज़न है लैंग्वेज की कि वो लैंग्वेज कह रही है ला की कि ओरिजिनल उठाएगा, लेकिन मैंने शाहिद करीम साहब से एक फ़ैसला कराया था, उन्होंने इस पर कहा जी कि जो लेटेस्ट रिटर्न होगी वो ओरिजिनल असेसमेंट तस्वर होगी। अब 122(2) की लैंग्वेज में भी ओरिजिनल असेसमेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, 122(4) में भी ओरिजिनल असेसमेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही होती है, कन्फ्यूज़न रही आ रही होती है जी कि ओरिजिनल अब रिटर्न रिवाइज़ हो गई है, अब दोबारा रिवाइज़ करनी है, तो वो कौन सी ऑफिसर उठाएगा? नॉर्मली ऑफिसर उठाते हैं बाद वाली। अच्छा, गलती से पास दफ़ा उस महकमे को पता नहीं होता इसने रिवाइज़ की हुई है। मेरे केस में महकमे को नहीं पता कि रिवाइज़ हो गई है, उसने 120 वाली उठा कर अमेंड कर दी। ट्रिब्यूनल से मुझे रिलीफ मिल गया, फिर हाई कोर्ट से भी मुझे इसी बात पर रिलीफ मिल गया कि उसने बाद वाली उठानी थी, लेकिन महकमे के वकील का मौक़िफ़ रही था कि ओरिजिनल असेसमेंट का मतलब है कि जब भी हम रिवाइज़ करेंगे तो ओरिजिनल असेसमेंट को ही रिवाइज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि पैरेलल तो फिर वो 122 की कई असेसमेंटें खरी होती जाएंगी। जब तक पिछली असेसमेंट फील्ड से ख़त्म नहीं होगी ये भी बंद होगी। जब तक पिछली असेसमेंट फील्ड से ख़त्म नहीं होगी तो अगली असेसमेंट भी फिर अगली असेसमेंट ही
डीम तस्वुर होगी और हम उसको ही रिवाइज़ करेंगे। अब इसमें जो लिमिटेशन दी हुई है इसकी कि 5 ईयर फ्राम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और दूसरी दी हुई है कि 1 ईयर फ्राम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज़ इशूड और स्टेटेड हैज़ हैविंग इशूड द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर ना हमारे वकील जो वकला हजरात हैं वो कंसिडर नहीं करते। 2016 में टाइम बार हो गया, मिसाल है 17 में उसने एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हुआ, उसके बाद उसके पास 6 साल हैं, नहीं सॉरी बल्कि 5 साल हैं। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसके बाद 5 साल हैं। अब 5 साल 18, 19, 20, 21, 22, 16 टाइम बार हो गया 30 जून 2022 को। अब एक टैक्स पेयर अपनी रिटर्न रिवाइज कर देता है 30 जून 2022 को, और वो समझता है जी कि अब क्योंकि टाइम बार हो गया तो अब मुझे रकम जुलाई को सवाल नहीं किया जा सकता। उसको फिर 104 जो सेक्शन 122(4) का सब सेक्शन सब क्लास बी है वो कवर करती है कि ऐसे ऑर्डर जो रिवाइज़ हो गया है, आपने ऐसा असेसमेंट ऑर्डर 120 का और 122(1) का रिवाइज़ कर लिया है तो उसको फिर 1 साल और मिल जाएगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कि अगर आपने 30 जून को रिवाइज़ किया है तो 30 जून का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो गया और उसके बाद 1 साल और मिल जाएगा। अब एक सूरत हाल और है, 30 जून को महकमे ने आपकी रिटर्न पर करके 120 का ऑर्डर डीम असेसमेंट ऑर्डर था उसको 122(1) में ऑर्डर कर दिया। अब उसके बाद 1 साल महकमे के पास 1 साल फिर वो साल दोबारा ज़िंदा हो गया कि किसी और इशू के ऊपर भी अब महकमा उस साल को दोबारा नोटिस भी कर सकता है। ऐसा आप नहीं समझेंगे जी कि आप मुझे क्योंकि साल टाइम बार हो गया है, 30 जून को जब भी असेसमेंट हो गई है 30 जून तक आखिरी साल में ऐसा अगर असेसमेंट हो जाएगी आपके ख़िलाफ़, चाहे आप खुद रिटर्न रिवाइज कर दें तो आपके ख़िलाफ़ असेसमेंट हो गई है, उन दोनों सूरतों में महकमे को एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1 साल और मिल जाएगा। अब इसकी एक और वर्स्ट एग्जांपल भी आती है कि 1 साल मिल गया फिर उसने 122(5) कर दिया, एडिशनल कमिश्नर के पास अख्तियार 122(5) कर दे। अब लॉ कहता है जी कि उसको जब 122(5) हुआ है उसके बाद फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1 साल और मिल गया। उसके अगले साल भी अगर एडिशनल कमिश्नर आपको 122(5) कर दे, लॉ कहता है जी कि उसको फिर 122(5) में 1 साल और एक्सटेंड हो गया। अब ये जो लिमिटेशन है कानून रहा हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं वो कहते हैं कि कहीं रुकनी चाहिए, देखिए इस नैरो में ये कहीं नहीं रुकती जब तक कि उसकी रिटर्न या तो रिवाइज ना हो, खुद रिवाइज ना कर दे, या महकमा उसका ऑर्डर 2 सालों में ना करे। अगर 2 सालों में ऑर्डर नहीं करेगा फिर जाके उसका लिमिटेशन टाइम बार होगी, अदरवाइज लिमिटेशन चलती रहेगी। सर जी 161 का जो कानून है ना, इसी तरह 4C या 4B है, इनमें कोई लिमिटेशन प्रोवाइडेड नहीं है। किसमें सर? नहीं, लिमिटेशन की बात कर रहे हैं कि उसका ऑर्डर कितने सालों में हो सकता है। 122 की लिमिटेशन 122 की हद तक रहेगी। अगर आपका 4C का नोटिस हुआ है, 4B का हुआ है, 161 का हुआ है, उसकी कानूनन कोई लिमिटेशन नहीं है। वो पिछले 15 साल का भी आपको नोटिस महकमा दे सकता है। उसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि आपसे जो 174 में रिकॉर्ड रखने का आपके पास सेक्शन मौजूद है, उस सेक्शन की अगर एक्सपायरी हो गई है कि अब आपने रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करना, उसके बाद महकमा आपसे रिकॉर्ड नहीं मांगेगा। और 161 का थीम भी रही है कि महकमा आपको रिकवरी कर रहा है, असेसमेंट नहीं कर रहा। रिकवरी का होता है मकसद कि मैंने खलील साहब से 200 रुपये लेने हैं और खलील साहब ने मेरे 200 रुपये देने हैं,
तो महकमा कहेगा जी कि आपने रे क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं की तो अब 200 रुपये हमारे पास कंफर्म हो गया है कि आपने रे 200 रुपये का लॉस ऑफ रेवेन्यू किया है, अब आप हमें रे जमा करा दें। 200 रुपये आपने काटने थे, नहीं काटे, अब आप उसके नाम के इमरान गाजी के नाम के 200 रुपये जमा करा दें। इतनी हद तक उसके पास अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो 6 साल से पीछे भी जा सकता है, जिसमें वो आपसे रिकॉर्ड ना मांग सके। इसमें जस्टिस मंसूर अली साहब की सुप्रीम कोर्ट से पैंथर के नाम से जजमेंट मौजूद है, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल को वजह कर दिया है कि रिकॉर्ड से आगे महकमा नहीं जा सकता। हाँ, 161 में उस वक्त आपको विद इन 174 की लिमिटेशन में रिकॉर्ड मांग सकता है, लेकिन जब लिमिटेशन 174 की एक्सपायर हो गई है रिकॉर्ड रखने की, फिर वो रिकॉर्ड नहीं मांगेगा, ऑर्डर कर सकता है। लेकिन ऑर्डर करने के लिए उसके पास ज़रूरी है कि वो डेफिनेट हो कि इस जगह पे लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ था, और वो रिकॉर्ड लिए बगैर इतना महकमे के पास डेफिनेट होता ही नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिकली उसकी 6 साल लाइफ है 161 की। 161 6 साल के बाद 100 काज करके आपको रिकॉर्ड मांगता है तो वो गलत है। रूल 44 की रिकन्सिलेशन मांगता है, वो गलत है। हाँ, अगर उसके पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, ट्रांजेक्शन आपकी उसके पास इनवॉइस मौजूद है जिसमें टैक्स नहीं कटा हुआ, फिर वो आपको बुला सकता है। फिर वो स्कोप से बाहर हो जाएगा। 161 सेक्शन 1B भी है कि क्या इमरान गाजी का टैक्स कटना था, उसने अपनी रिटर्न जमा करा दी है, तो फिर वो अलग एक टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। 161 पर अलग सेक्शन कर लेंगे। सर उसकी अपीलेबल है ना, इस उसकी अपील फीस भी है सर। नहीं, अपील की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि उसका 161 का ऑर्डर कितने अरसे में होगा, उसकी लिमिटेशन नहीं है। वो रिकॉर्ड रखने की लिमिटेशन है। रिकॉर्ड आपसे वो उसी लिमिटेशन में मांगा जाएगा, रूल 44 उसी लिमिटेशन में दिया जाएगा जिसमें आपको रिकॉर्ड रखने की लिमिटेशन है। अच्छा, फिर 122(1) और 122(3) और 122(4) एक दफ़ा अमेंड हो गया, पहली दफ़ा अमेंड हो रहा है आपकी असेसमेंट, दूसरी बार हो रही है, वो किस सूरत में होगी? वो सबसे अहम सेक्शन 122(5) है। अगर आपको 122(5) में आपका शो काज नोटिस फाइल नहीं करता, वो इलीगल है। इसमें लिखा हुआ जी कि एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ एस्केप असेसमेंट, कि आपकी एनी इनकम हो जो एक्सकेप हो गई है, जिस पर टैक्स नहीं लगा गया, या फिर टोटल इनकम हैज़ बीन अंडर असेस्ड और असेस्ड एट टू लो और रेट और हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेसिव रिलीफ ऑफ और रिफंड। इनकम आपकी अंडर असेस्ड थी, सेलें आपकी बहुत ज़्यादा थी और आपकी सेलें अब पकड़ी गई हैं, आपका जो रेट लगाया था वो आपने टू लो लगा दिया। अब टू लो का मतलब ये नहीं कि जी कि आप कहेंगे कि मैंने 10 की जगह 9 लगाया तो टू लो में नहीं आता। टू लो का मतलब है जी कि 10 की जगह मैंने 4 लगा दिया तो मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। लो का मतलब रही है कि कम हो गया आपका, आपने रेट कम अप्लाई कर दिया है। लेकिन लॉ की लैंग्वेज रही है कि जी टू लो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, और हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ एक्सेसिव रिलीफ और रिफंड, आपने जो रिफ़ंड नहीं बनता था वो ले लिया या ज़्यादा रिफ़ंड ले लिया। दोनों सूरतों में ये कंडीशन पूरी होगी तो 122 का आपको नोटिस जारी होगा। 5(1) का, 122(1) का, 122 फर्दर अमेंडमेंट का। और एनी अमाउंट अंडर द हेड ऑफ इनकम हैज़ बीन मिस क्लासीफाइड, आपको कोई हेड आपने मिस क्लासीफाई कर दिया, जैसे लेटेस्ट अभी जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। डेवलपर बिल्डर ने अपनी प्रॉपर्टियाँ बेची हैं, उसने एजम इनकम क्लेम कर ली। उसने कहा जी कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास पिछले 6 साल पुरानी थी, मैं इसको कैपिटल गेन में एजम कंसिडर करता हूँ। FBI ने कहा जी आपका तो कारोबारी बिजनेस है, तो बिज़नेस की सूरत में आप टैक्सेबल इनकम पे तो टैक्स देंगे, कैपिटल गेन का तो आपका क्लासीफाई नहीं होता। FBI ने पकड़ कर उसको कैपिटल गेन से निकाल कर बिजनेस इनकम बना दिया, उस पर टैक्स लगा दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसको टैक्स पेयर को फेवर दे दी है। और इसी बात पे दिए जी कि क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स पेयर वो एक ज़रा अलग से एक इशू है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी किया पिछले 10 दिन हफ्ता 10 दिन पहले ही आई है। रियल स्टेट में अगर वो बंदा रियल स्टेट में कारोबार करता है और वो कहे मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसको मैं ट्रीट करूँगा, तो वो नहीं कर सकता। वो कैपिटल गेन उसको नहीं, महकमे का कहना था कि ये मिस क्लासिफिकेशन है, ये बिजनेस इनकम थी, इसने इसको एजम इनकम के तस्वर कर लिया।
कैपिटल गेन में ले जाके ये हेड गलत अप्लाई किया है। ये जो ऑर्डर हुआ था महकमे ने उसके खिलाफ किया था, वो 122(5) की सब क्लास 3 में किया था। मैं एग्जाम्पल देने का ये मकसद है। उसकी जो फिर रोशनी इसके बाद 122(5) में जाने से पहले मैं 122(8) की बात करूँगा, फिर इसको हम 122(5) करके वाइंड अप करते हैं। 122(8) है वो 122(1) से और 122(5) से कनेक्टेड है। 122(8) कहता है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी तो 122(1), 122(3), 122(4 और 122(5) की जो कंडीशन है वो फुलफिल होंगी। 122(5) की जो 1, 2, 3 अभी हमने पढ़ी है। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर नहीं होगा। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर फिर हम अगर शुरू करते हैं तो हमारे पास 1993 SCMR 1232 सेंट्रल इंश्योरेंस का जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया जी कि इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है और इसको डेफिनेट करने के लिए क्या समझा जाएगा कि किस तरह डेफिनेट होगी। तो हर इन्फॉर्मेशन डेफिनेट नहीं होती। फिर उसके बाद चप्पल का एक केस आया था उसी वक्त 1993 में, वो एक एग्जांपल बना। फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ जजमेंट्स डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पे हमारे पास मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की, और इसी तरह लेटेस्ट जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से जुबैर खान की आई है, जस्टिस जवाद हसन खान साहब की। और इसी तरह फिर इसके बाद भी अब नई भी आ गई हैं जिसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इस तरह एक्सप्लेन किया है जी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पर दूसरी राय मुमकिन ना हो। डिपार्टमेंट कहे जी कि मैं इस पर दूसरी बात मुमकिन ही नहीं है कि गलत होगी, हमारे पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई है, उसको हम डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट्स नहीं आपकी, उसकी टोटल क्रेडिट एंट्रीज़ को महकमा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन समझता था, वो भी हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया है कि वो भी डेफिनेट नहीं है। जब आपको क्या पता है सेल है, अदर देन सेल काउंटर एंट्री है। अगर इतना सभी शक का आंसर मौजूद है, अभाम मौजूद है, सुई बराबर भी अभाम है, तो वो डेफिनेट से निकल जाएगी। तो इसके बाद 2023 SCMR 534 ये सबसे अहम जजमेंट है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ने लियाकत अली केस में दी है। उन्होंने कहा जी कि सेक्शन 111 को मिलाते हैं। सेक्शन 111 में यहाँ लिखा हुआ था एनी इनकम, अभी हमने 122(5)(1) पर आया, उसमें लिखा हुआ था एनी इनकम। 111 पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है एनी अमाउंट एस्केप फ्राम द टैक्स लायबल टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 111। कानून ने कहा जी कि अब इसके पास दो रास्ते आ गए हैं ऑफिसर के पास, चाहे वो 122(5)(1) में आपकी इनकम बनाए और फिर उसके बाद टैक्स लगाए, तो 111 में चला जाए और 111 में कहे कि तमाम अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट है, मैं इसको एनी अमाउंट का इनकम बना रहा हूँ। सर हाँ, अब इसी बैंक स्टेटमेंट की एग्जांपल ले लें मैं सर रहा, उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि उसका डबल इफेक्ट आना था, नहीं दिया। अगर डबल इफेक्ट देते तो इनकम बन जाती मेरी, खर्चे देते अलाउ करते तो मेरी इनकम थी वो। लेकिन महकमा चला गया उस तरफ अमाउंट पे, उसने जी कि क्योंकि मुझे ला कहता है जी कि डीम इनकम है, और डीम इनकम पे आप 122(1) में मैं टैक्स लगा रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने लियाकत अली केस में 2023 SCMR 534 में कहा है कि जहाँ पे दो रास्ते मौजूद हों और दोनों रास्ते अफसर के पास मौजूद हों, किसी को फेवर देनी हो तो इनकम बना दे, किसी को टैक्स लगाना हो तो वो अमाउंट पर टैक्स लगा दे, वो गलत है। कानून को चाहिए कि अमेंडमेंट हो, ऐसा अख्तियार दो तरफा अख्तियार नहीं देना चाहिए कि वो डिसीजन मैं करूँ। डिसीजन तो कानून ने बताना है जी कि आपने इस रास्ते में चलना है। अगर डिसीजन मेरे पास अख्तियार है तो वो गलत है। उन्होंने कहा है कि जी कि अब 122(5)(1) में जाकर वो जो असेसमेंट वाला जो कंसेप्ट है उसी को लेकर ही वो चलेगा, और इनकम के लिए फिर उसको खर्चे भी अलाउ करने हैं। यहाँ पर खर्चे अलाउ क्या करने हैं उसने, अब क्योंकि यहाँ पर सवाल आता है कि हमें एक दो तरह के खर्चे होते हैं हमारे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट, तीसरी हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे जो हमारे कोर्ट्स हैं इनका रिव्यू है जी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो फिक्स कॉस्ट होती है, वो सेल बढ़ जाए या कम हो जाए, बिजली का बिल तो वही रहेगा जो आपने क्लेम कर लिया है। तो उस सूरत में आपके जो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें हैं वो भी वही रहेंगी जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लेम कर ली हैं। लेकिन ज़्यादातर वो कहते हैं प्रोपोर्शनेट हम उसको नहीं बढ़ाएंगे, हम आपकी जीपी की हद तक
अलाउ करते हैं जी कि आपको जो जीपी है वो लगाकर आपको जो इनकम बनती है वो दे दी जाए, क्योंकि खर्चे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के वो ऑलरेडी आप क्लेम किए बैठे हैं। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 122(5)(a) 122(5)(a) ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से बाहर है और इसमें लिखा हुआ है कि प्री जुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एरनेस इन सो फार, ये दो कंडीशनें पूरी होंगी, एंड का लफ्ज़ है, तो उस सूरत में 122(5)(a) लगेगा। 122(5)(a) को अल्टरनेट तस्वर किया जाता है ऑडिट का। 66(a) और 60 बेसिकली 66(a) का ही सीक्वेंस है। बेसिकली इसका मकसद ये था 66(a) की तरह के जो ऑफिसर ने 122(1) का ऑर्डर किया है उसमें एडिशनल कमिश्नर रिव्यू कर ले कि क्या इसमें कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू तो नहीं हो रहा, लेकिन बजाय कि वो उसको 122(1) के ऑर्डर को चेक करे तो वो एक अलहदा से असेसमेंट का अख्तियार एडिशनल कमिश्नर अपनी कहानी बनाने के लिए ऑडिट का अख्तियार अज्यूम कर लेता है और ऑडिट के अख्तियार को अज्यूम करते हुए वो पूरे का पूरा 5, 7, 8 पॉइंट्स के ऊपर वो शोकाज कर कर ऑर्डर करके फिर टैक्स पेयर को टैक्स लगा देते हैं। और एक ख़ास तौर पे वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर रिफ़ंड लेने जाता है शख्स, तो फिर पता लगता है जी कि रोज़े बख्शवाने गए थे तो नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े भी गले लग गए। तो इस सूरत में 122(5)(a) टूल था, इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब 122(5)(a) के ऊपर भी कि 122(5)(a) कब लगेगा, जब प्रीजुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और एरनेस इन सो फार होगा। इसमें अहम बात रहेगी जी कि अगर टैक्स एडिशनल कमिश्नर अपनी तरफ से भी शोकाज कर सकता है और अगर चाहे तो वो ऑफिसर का ऑर्डर को भी व्यू कर सकता है। दोनों सूरतों में ये नहीं कहा जा सकता जी कि आप नया शोकाज करके मुझे ऑर्डर करें, जो मुझे डिप्टी कमिश्नर ने IRO ने ऑर्डर कर दिया मेरी फेवर में, आप उसको किस तरह मेरे खिलाफ दोबारा ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो वो फैक्ट और लॉ अब रिटर्न के अंदर जाएगा ना वो। अगर तो मैंने अब एक तो मैंने पहले बात की थी, अगर उसने 5-6 पॉइंट खोल दिए हैं तो वहाँ पे फुल बेंच का लार्जर बेंच का फैसला टैक्स पेयर के हक में आ गया कि 122(5) इक्वल टू द ऑडिट नहीं है। अगर इतने ज़्यादा पॉइंट्स निकाल दिए गए हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर 2010 से लेकर 2012 तक इंक्वायरी करने का अख्तियार दिया गया था, 22 तक। 22 में वो अख्तियार भी ले लिया गया कि आप इंक्वायरी भी नहीं कर सकता। इंक्वायरी की हद तक वो रिकॉर्ड आपसे तस्वुर किया जाता था कि ले सकता है, लेकिन अदालतों का अभी भी यही मौक़िफ़ है जी कि 122(5)(a) में चाहे 2010 से लेकर 2022 तक इंक्वायरी का भी अख्तियार था तो रिकॉर्ड फिर भी नहीं मान सकता था, इंक्वायरी कर सकता था। अब उसने इंक्वायरी भी नहीं करनी। जब ये अमेंडमेंट्स आई हैं लॉ में 122(5), इस पर 20 मई 2022 को एक सर्कुलर जारी हुआ था 122(1) के लिए कि जो चीज़ रिटर्न में डिक्लेयर है वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में नहीं तस्वुर होगी। तो उसी वक्त लॉ में फिर ये भी अमेंडमेंट आई थी 2022 में कि अब इंक्वायरी भी एडिशनल कमिश्नर नहीं कर सकेगा। 2022 में ये अमेंडमेंट 10 से लेकर 22 तक अख्तियार रहा, लेकिन क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा था तो फिर इसको अख्तियार को ले लिया गया। अब इंक्वायरी का मतलब है जी कि अब वो आपसे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं डिमांड करेगा जिसके तहत वो ये बताया जी कि अब जाके मुझे एस्टेब्लिश हुआ कि प्रीजुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एरनेस इन सो फार आपका केस है। ख़ास तौर पर 113 मेरे अप्लाई होता है। 113 में जहाँ पे आपने 1 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर चला गया है, तब मिनिमम थ्रेश होल्ड से ऊपर चला गया उस साल में, तो कमिश्नर आपको कह सकता है जी कि आपने इस पर 113 का टैक्स जमा नहीं कराया। अदरवाइज़ इसका बहुत नैरो स्कोप है और ऑडिट के तौर पे तो वैसे ही क्लेम नहीं हो सकता। इस पर 2022 PTD 1411 और 2015 का फैसला ट्रिब्यूनल का लार्जर बेंच का 5 मेंबर का फैसला है, जिनमें उन्होंने सख्ती से कहा जी कि ऑडिट की तरह तो आपने 6 से 7 पॉइंट खोल दिए हैं तो इसके पास अख्तियार ही नहीं है, बड़ा प्रिसाइज होगा और इसी प्रिसाइज पॉइंट के ऊपर ही वो कन्फ्रंट कराएगा टैक्स पेयर को। 122(5)(a) का नोटिस है लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो क्या उसको फिर चैलेंज किया जा सकता है? सर जी उस पर जो लार्जर बेंच का फैसला आया हुआ है इसका ट्रिब्यूनल का, अगर ऐसा कोई नोटिस हमें रिसीव होता है तो हम उसके अगेंस्ट रेट में जा सकते हैं? सर रेट में नहीं जाएंगे, वो ट्रिब्यूनल का फैसला है। ट्रिब्यूनल के फैसले को बेस बना कर वेट नहीं करेंगे, बल्कि वेट करेंगे ऑर्डर कर दे तो फिर आपको अपील से
क्योंकि ट्रिब्यूनल पाबंद है। ऐसा ऑर्डर जो लार्जर बेंच ने दिया हो तो ट्रिब्यूनल पाबंद है, 2 मेंबर बेंच उस पर अपनी उससे हट नहीं सकता। आपने सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना जी कि मेरा केस जो लार्जर बेंच का 2015 का फैसला है, टैक्सेशन मैगजीन में रिपोर्ट हुआ है, मैं नंबर दे दूंगा आपको, शेयर भी कर दूंगा आज, उसके तहत मेरे फॉल करता है तो इसमें मेरे साथ ज्यादती हुई है। ये इस्टेब्लिश करना आपका काम है। बाउंड है। और इस पर जो और ये जो फिक्रा लिख देते हैं ना जी कि कम्युनिकेट विद जो मुझे रिप्लाई आया है वो नॉन स्पीकिंग अनसेटिस्फैक्ट्री है, इस पर सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा 100 काज का वो जो ऑर्डर का जो पोर्शन था जिसमें लिखा हुआ था कि रिप्लाई रिसीव्ड, डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बट फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री हैंस रिजेक्टेड एंड वर्जन ऑफ द 100 काज इज एस्टेब्लिश्ड हैंस टैक्स इम्पोज, तो उसको बाकायदा कॉपी पेस्ट करके पूरी फोटो कॉपी करके उसको लगा कर सिंध हाई कोर्ट ने इसको कंडम किया इनको, FBR के ऑफिसरान को। और अब हम आते हैं 122(9) पे, सबसे इंपॉर्टेंट है 122(9) में प्रोवाइजो, इसमें पहले नंबर पे तो आपको अपॉर्चुनिटी बिन हट मिलनी है, वो लाजमी देनी है, किसी और अदर लॉ में नहीं है लेकिन इस लॉ में है कि जब भी 122 का ऑर्डर करेगा 121 में भी दिया हुआ कि अपॉर्चुनिटी बिन हट देगा। अच्छा, उसके बाद प्रोवाइजो आई थी 2021 में, उसमें कहा था जी कि आप लिमिटेशन, हम CLTS की तरह इसकी भी लिमिटेशन कर रहे हैं कि जो भी ऑर्डर होगा वो अब ऑर्डर होगा 120 दिन में। फिर 22 में इसको कर दिया गया 180 दिन। अच्छा, जब 180 दिन किया गया उसमें साथ लिख दिया गया कि ये जो 180 दिन हुए हैं वो कब से शुमार होंगे। उन्होंने कहा जी कि 2021 से ही शुमार होंगे। अगर ऐसा ऑर्डर जो कि 2021 में इनिशिएट हुआ था और 2021 में उसकी टाइम बार हो गई थी लिमिटेशन, लेकिन अगर वो महीना 2 महीने लेट भी हुआ है तो फिर भी वो विद इन टाइम तस्वर होगा, वो भी विद इन टाइम ही तस्वर होगा। अब 2025 में आए, 2025 में आकर फिर इसमें अमेंडमेंट कर दी, उन्होंने कहा नहीं ये 180 दिन नहीं होगा, 365 दिन होगा। ये कब है? ये 25 में 180 को बढ़ा के 365 दिन कर दिया गया। 122(9) में 122 का जो भी ये इसलिए किया गया कि जब 30 जून को आते हैं 100 काज करता है और फिर अफसर वही वाली बात के पहले 100 काज हुआ था, ऑर्डर हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को रोकने के लिए कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के तौर पर जब एंड साल क्लोज हो रहा होता है तो अफसर अपनी पेंडेंसी मुकाने के लिए ऑर्डर दर जारी कर रहे होते हैं। उस पेंडेंसी को मुकाने के लिए उन्होंने कहा जी कि ये जो पेंडेंसी मुका कर ऐसे ऑर्डर फिर अपीलों में जाकर रिवर्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं, जगहसाई होती है महकमे की, वो ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा जी अब आप लोगों पहले 120 दिन में ऑर्डर करना है, जब भी आप 100 काज करेंगे 122 का, 121 का नहीं 122 का। उसके बाद उस्मान भाई ने मेरे सवाल किया था, फिर उन्होंने कहा कि 2022 में कहा जी कि नहीं ये अब आपने 180 दिन में करना है। 2025 में कहा जी कि आपने 365 दिन में करना है। अच्छा, अब 1 साल कर दिया, अब 365 दिन बड़ा क्रूशल है कि कब से अप्लाई होगा। यही मसला ख़राब है ना। इधर यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था कि जो 2022 की अमेंडमेंट आई थी ना फिक्रा कि जो अमेंडमेंट होगी ये अप्लाई होगी 2021 से, लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है दी प्रोवाइजो सेल 2022 में प्रोवाइजो आई थी, प्रोवाइजो की एक्सप्लेनेशन आई थी कि दी प्रोवाइजो सेल बी एप्लीकेबल टू अ 100 काज नोटिस इशूड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021। अब हुआ ऐसे कि इसमें 90 दिन के एक्सटेंशन लेने का टाइम भी है। अब एक्सटेंशन लेने के ऊपर भी ऑर्डर आ गए हैं कि जी एक्सटेंशन लेने का रिकॉर्ड पूरा ऑर्डर शीट पर नहीं लेना, बाकायदा विद इन टाइम 90 दिन एक्सपायरी होने से पहले ऑफिसर अपने कमिश्नर को लिखेगा और फिर एक्सटेंशन लेगा और वैलिड रीज़न देगा कि क्यों 90 दिन टाइम मांग रहा है। अब जो ऑर्डर इस अमेंडमेंट से पहले टाइम बार्ड हो चुके हैं, इस अमेंडमेंट के आने के बाद वो विद इन टाइम हो जाते हैं, विद इन टाइम हो जाते हैं। अब फिर उसका क्या? अच्छा, अब इस पर पहले मैंने स्टडी किया इस केस को, मैंने ट्रिब्यूनल में मौक़िफ़ भी लिया कि ये जो अमेंडमेंट थी ना कि 2021 से एप्लीकेबल होगा, ये तो 2022 में आई थी, ये तो 2022 से वैसी खड़ी है अमेंडमेंट कि जी इसका जो इफेक्ट होगा वो 180 दिन को इफेक्ट देने के लिए कि 120 दिन को इंक्रीज़ किया 180 दिन, तो उस वक्त आई थी अमेंडमेंट।
अब 2025 में जब 365 दिन हो गया तो इसका क्यों इम्पैक्ट लिया जा रहा है। फिर मियाँ बासित साहब थे, खुरम शहबाज भट्ट साहब थे, हमने सब ने जब सेक्शन देखा तो सेक्शन सब सेक्शन जो 9 है इसको जो लेजिस्लेचर है उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगर तो 180 दिन को 365 दिन किया होता तो मेरी बात ठीक थी फिर कि सर ये तो अमेंडमेंट 2022 में आई थी और 2022 में जब 60 दिन बढ़ाए गए थे तो उस साल को इफेक्ट देने के लिए आई थी, अब तो दोबारा तो कि अमेंडमेंट नहीं आई। लेकिन सेक्शन जब पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाए ना तो ये तस्वुर किया जाता है जी कि पुराना सेक्शन ख़त्म हो गया, अब आज से 30 जून रकम जुलाई 2025 से नया सेक्शन आ गया। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका, जब उसने लॉ में लिख दिया कि इसको 2021 से इम्पैक्ट होगा क्योंकि सेक्शन सब्स्टिट्यूट हुआ है। अगर सब्स्टिट्यूट ना हुआ होता और सिर्फ 180 दिन को 365 दिन किया जाता फिर हम कह सकते थे कि सर ये तो 2022 की लाइन लिखी हुई है और इसका इम्पैक्ट 21 के लिए है, तो 21 की और 60 दिन बढ़ाए गए थे। लेकिन जब सेक्शन ही पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया, नया लॉ आया है, नया सेक्शन आ गया है, अब 122(9) और ये तस्वुर किया जाएगा कि जो ऑर्डर पहले 120 दिन में होने थे नहीं किए, टाइम बार हो गए थे, ऐसे ऑर्डर जो 180 दिन में होने थे टाइम बार हो गए हैं, यार जिनका अपील का टाइम भी ख़त्म हो गया है, अपील की थी और कमीशन अपील ने ट्रिब्यूनल को फेवर भी दे दी है, वो ऑर्डर भी अब 365 दिन में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और वो विद इन टाइम तस्वुर होंगे। ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जी कि अब जो सब्स्टिट्यूट को नया लाया है वर्डिंग वही है, सारा लाभ वही है, सिर्फ 180 दिन को 365 दिन किया गया है, लेकिन लाभ पूरा नया डाल दिया है, सब सेक्शन 9 को दोबारा डाल दिया है, पुराना डिलीट कर दिया है, नया डाल दिया। अगर तो सिर्फ वो पूरे का अब लेजिस्लेचर की इंटेंशन यही है कि 2021 वाली लाइन जो हमने 2022 में डाली थी वो 2022 में नहीं, अब 2025 में दोबारा हम डाल रहे हैं। तो इसके साथ आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। यही नोटिस की हमारे जवाब देने हैं, हमने इसका भी हमने इसी तरह जवाब देने हैं, इसी को ही हमने पॉइंट्स को कंसिडर करना है। 121 से 122 पे हमने आज डिस्कस कर लिया है। सर एग्जेक्टिव बॉडी सदर साहब बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब इजाज़त ले गए हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब प्रोग्राम शुरू करा के गए हैं, नायब सदर साहब बैठे हैं और बाकी ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब अब क्लोज कर रहे हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब फंड लेने के लिए भी बैठा है। पीछे बैठे हैं, लेक्चर से फ्री होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट है ना हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी की है, ड्यूज़ किसी ने ड्यूज़ देने हैं वो अब दे के जाए, जिसने सेक्रेटरी बॉडी में सवाल किया हमारी के वो नहीं है वो भी 2 साल के एडवांस ड्यूज़ दे के जाए। इसके अलावा किसी दोस्त का सवाल है तो इन्हें तो वाइंड अप करें। दोस्तों के लिए हल्का सा एहतमाम किया हुआ है अपना। हाँ जी, लिया उनको ये ऑर्डर कर सकता है कि वो रिटर्न्स फाइल करें। इसी तरह रिफंड के केस में भी इसी तरह होगा प्रोसीजर। अगर कोई शख्स फौत हो गया और आप चाह रहे हैं कि उसका रिफ़ंड मौजूद है तो सेक्शन 87 पढ़ लें, उसमें डिसीज पर्सन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कवर होता है और वो अप्लाई कर सकता है रिफ़ंड। अगर एक से ज़्यादा डिसीज उसके लीगल हायर्स हैं तो वो उसके लिए फिर वो यही करेगा जी कि किसी एक शख्स के नाम आप अटॉर्नी लें, सक्सेशन सर्टिफिकेट साथ लगाएं, सारे पार्टनर सारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक के नाम अटॉर्नी देंगे जी हमारा मुख्तार है ख़ास है इसको, और वो जाके हमारे बिहाफ पे टैक्स रिफंड ले सकता है। जो जिसके नाम अटॉर्नी होगी उसी के लॉगिन से वो अप्लाई होगा या जो डिसीज पर्सन होगा? अब आप इसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे कि जी रिफ़ंड एप्लीकेशन करने का ऑनलाइन प्रोसेस है, शख्स फौत हो गया है, मेरे पास ऑर्डर मैंने कराया हुआ है, मकबूल का केस था जिसमें शख्स अपना मैनुअल ऑर्डर पास कर दिया था ऑफिसर ने, तो 2020 में अमेंडमेंट आई थी कि हम जब भी अपील करेंगे ऑनलाइन करेंगे। तो फिर मैं हाई कोर्ट में गया था और मुझे जस्टिस जवाद हसन साहब ने कहा था जी कि अब इनको आप क्योंकि अपील ऑनलाइन हो नहीं सकती मैनुअल ऑर्डर के अगेंस्ट, तो इनको मैनुअल अपील करने का हम अख्तियार देते हैं। तो आप एकदम हाई कोर्ट में एडिट करके पहले आप कमिश्नर को लिखेंगे लेटर कि जी कि मेरे शख्स फौत हो गया तो मुझे मैनुअल एप्लीकेशन दे रहा हूँ आपको, कमिश्नर आपको कहेगा नहीं उसको ऑनलाइन करें, फिर आपकी डेट बनती है, FTO बनता है। सर किसी तरह सिलसिला चलन दो
हाई कोर्ट में किसी ने प्रैक्टिस करनी है। सर जी प्रोफाइल में अब मैनुअल रिफंड मिलेगा आपको। ये भी मैंने केस कराया था, मैं बता देता हूँ। कंपनी की रिकवरी थी, कंपनी की रिकवरी एक इंडिविजुअल अकाउंट से कर ली गई, जिसका उस कंपनी से ताल्लुक़ ख़त्म हुए 10 साल हो गए थे। सर जी खलील साहब बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात है। कंपनी की रिकवरी 10 साल पहले एक शख्स ने अपना कंपनी के शेयर बेच दिए हैं, डायरेक्टर ख़त्म हो गया, 2000 उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, 2016 की रिकवरी उसके अकाउंट से कर ली। जवाज़ रेख था महकमे का जी कि टाइम्स में ITMS जो पुराना आ रहा था उसमें अभी भी उसका नाम आ रहा है, तो हमने तो रिकवरी ठीक की है। टैक्स पेयर ने रिट की हाई कोर्ट में, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब थे, उन्होंने नोटिस दे दिया, नोटिस करके बुला लिया कमिश्नर साहब को, और उन्होंने कहा जी कि जब एक तो आपने 139 का नोटिस देना लाजमी था, अगर डायरेक्टर से भी रिकवरी करनी है तो 139 देना है, पार्टनर से भी नोटिस, क्योंकि पार्टनर से भी अगर रिकवरी करनी है तो 139 में उसको एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बनाएगा पहले महकमा, क्योंकि एसएससी इन डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया, दूसरे नंबर पर तो उसका 10 साल पुराना ताल्लुक़ ख़त्म हो गया कंपनी से, अब तो शेयर होल्डर ही नहीं है। अच्छा, जो इंडिविजुअल शख्स था उसका RTO लाहौर था। जज साहब ने ऑर्डर कर दिया जी कि इसको रिफ़ंड अब भी जारी करें 7 दिन के अंदर। महकमे ने कहा जी कि हम रिफ़ंड कंपनी का अकाउंट में, क्योंकि पैसे कंपनी के अकाउंट में गए तो कंपनी के अकाउंट से हमसे ले लें। टैक्स पेयर ने कहा जी कि मैं तो पिछले 10 साल पहले कंपनी से तो लाताल्लुकी कर चुका हूँ, मैं उसके जाके कैसे ले लूँ उनसे, जो मैनेजमेंट बैठी है पैसे जाएंगे मुझे देंगी वो, इसकी सिक्योरिटी कौन देगा, मुझे मेरे अकाउंट में दें। तो फिर महकमे ने मैनुअल रिफ़ंड ऑर्डर जारी कर दिया था, तो स्पेशल परमिशन पर महकमा दे सकता है आपको मैनुअल ऑर्डर भी। किसी और दोस्त का सवाल? उस्मान भाई आ जाओ। नहीं, रिकॉर्ड तो आपको 111 में नहीं मांगेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आपके पास 111 का टॉपिक होगा, उसमें हम बात करेंगे। उसमें 4 की चीज़ है ना, 111 1 A B C D, तो उसमें अगर तो आपकी कंसीलमेंट है तो फिर तो नोटिस आएगा, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। नहीं, वो तो फिर 111 के बाद उसने डेफिनेट में जाना है ना, तो मैं सर्कुलर दे दूंगा 20 मई का सर्कुलर है कि जो चीज़ डिक्लेयर हो गई है उस पर आपको नोटिस वो डेफिनेट में नहीं आएगी। नहीं, आपसे वो जो चीज़ डिक्लेयर है उस पर चीज़ें नहीं मांग सकता महकमा, क्योंकि 111 का मकसद भी रही है कि 2024 SCMR 700 मिलेट ट्रैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लाया है, इसमें बड़ा क्लियर कर दिया गया है जी कि इन 111 के बाद ऑर्डर करके डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को डेफिनेट इन्फॉर्मेशन फिर बनेगी। ये मेरा पॉइंट 122 में था, वो रह गया था कि अब जो भी इंफॉर्मेशन महकमे के पास है उसको डेफिनेट करने के लिए कंडीशन और लगा दी गई कि उसका ऑर्डर भी 111 में पास होगा। अगर ऑर्डर पास नहीं होता तो ये तस्वर होगा कि वह इन्फॉर्मेशन डेफिनेट नहीं है। सर, जो चीज़ डिक्लेयर है उस पर 122 हो ही नहीं सकता, 111 के बाद उसने 122 में जाना है ना, तो 122 पे कंडीशन बोर्ड ने बाइंडिंग कर दी है। इस पर सेक्शन 206 है, सेक्शन 213 है, बोर्ड के ऑर्डर डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग है। बहुत शुक्रिया जी। आज बड़ी तफसील से इन्होंने सेक्शन 121 और 122 पे जो है ना प्रेजेंटेशन दी है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह और भी जो ये जो मौजूद हैं लोग, इनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने आप को पेश करें, कि वो भी कोई प्रेजेंटेशन देंगे किसी टॉपिक पे। तो इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया, और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम खुद भी हैं और अपने बाकी साथियों को भी लेके आएँ। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त, ये रिफ़्रेशमेंट्स हैं, इसको एंजॉय करें जी। अब मैं आखिर में अपने नायब सदर जनाब मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो आज की महफ़िल के सदर भी हैं, उनको दावत खिताब देता हूँ आएँ और अपने आज के सेशन के हवाले से ख्यालात का इज़हार करें। मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दोस्तों की कमी की कुछ वजह ये हो सकती है कि आज सेशन का पहला दिन था और काफ़ी देर से ये डिसकंटिन्यूड चल रहा था। अब जैसा जैसा अपने दोस्तों तक ये आगाही जाएगी तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तादाद बेहतर हो जाएगी। और गाज़ी साहब ने आज बहुत सारी नई चीज़ें बताई हैं। हमें भी बहुत अर्सा हो गया ये काम करते हुए, लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे ख़ुद ही आज पता चला है। तो माशाल्लाह इमरान गाज़ी की बड़ी ग्रिप है इस चीज़ पे, बड़े एफिशिएंट हैं। बाकी आप दोस्तों से यही गुजारिश कि ये जो एजुकेशन का सेशन है इसको जारी रखना है। आप देखेंगे कि ख़ास तौर पे यंग दोस्त, ये साल के अंदर अंदर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जिस इन्हमाक से इस लेक्चर को सुन रहे थे, जो नए दोस्त हैं मैं जिनको देख रहा था, तो साल के बाद ये पुरानों को आगे छोड़ देंगे। ये जो पुराने दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए सबसे बड़ा काम यही है, टाइम देना। आपने उकताना नहीं है, इससे टाइम देना है और ये दिमाग में ये चीज़ लेके जानी है कि मैं सीखने जा रहा हूँ। एक तो जो भी सेक्शन यहाँ पे डिस्कस हो रहा होता है वो पहले पढ़ के आया करें। उस पर आपके हाथ में कॉपी और पेंसिल भी होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन ले के आया करें। फिर स्पीकर को भी टफ़ टाइम मिलेगा, आपको भी पढ़ने और समझने में मज़ा आएगा। तो इसके साथ मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तरह तशरीफ़ लाते रहें और हमारी इस काज़ को हम सब ने मिलकर आगे लेके चलना है। खुदा हाफ़िज़।